जय हिंद साथियों। आज की फिजिक्स क्लास में हम बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ेंगे, तरंग गति, जिसको वेव मोशन कहते हैं। तरंग गति बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है दोस्तों, और यहाँ से सवाल जीएस में बहुत पूछे जाते हैं। आइए कुछ सवालों को हम देखेंगे दोस्तों, और उन सवालों को देखने के बाद हम आपको टॉपिक में लेके चलेंगे, जिसमें आज बहुत महत्वपूर्ण किरणों के बारे में, तरंगों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। आपको पता होगा दोस्तों, एक्स रेज जो होती हैं, इंफ्रारेड होती हैं, जो भी अल्ट्रावायलेट रेज होती हैं, वो कितनी महत्वपूर्ण हैं। आइए इनसे रिलेटेड कुछ प्रश्न देखते हैं। सबसे पहले हमारा जो टॉपिक है वो क्या है? तरंग गति, ठीक है, वेव मोशन। चलिए हम सवाल देखते हैं दोस्तों, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, सवाल यह है, जो कास्मिक किरणें होती हैं, कास्मिक किरणें, कास्मिक किरणें, ठीक है, कास्मिक किरणें क्या होती हैं? ठीक है, आपके सामने ऑप्शन होगा, सही जवाब क्या होगा? आवेशित कण। कास्मिक किरणें कौन सी किरणें हैं? आवेशित कण हैं, ठीक है। क्या है? आवेशित कण हैं। अब जैसे दूसरा सवाल देख लीजिए। दूसरा सवाल क्या पूछेगा दोस्तों? अब मान लीजिए, आपने सुना होगा रडार क्या करता है? शत्रु के वायुयान का पता लगाता है। रडार का काम क्या होता है? शत्रु के वायुयान का पता लगाना। तो सवाल किस तरह आएगा आपको? एक रडार जो शत्रु के, एक रडार जो शत्रु के वायुयान का पता लगाता है, पता लगाता है, वो क्या प्रयोग करता है? वो प्रयोग करता है, क्या प्रयोग करेगा दोस्तों? वो प्रयोग करेगा रेडियो तरंगे या रेडियो वेव्स, ठीक है, या रेडियो तरंगे, ठीक है। इस तरह के सवाल बनेंगे कि जो अप्लाइड सवाल है, कि जो रडार पता लगाता है किसी भी शत्रु के वायुयान की उपस्थिति का, तो किस तरंगों का प्रयोग करके? तो रडार तरंगे, रडार तरंगों को आपको पढ़ना है। अब जैसे एक्स तरंगों के बारे में कोई सवाल पूछ ले दोस्तों, ठीक है, जैसे ये पूछा जाए आपको कि दूरसंचार के लिए, दूरसंचार के लिए कौन सी तरंगे प्रयोग की जाती हैं? क्वेश्चन नंबर तीसरा, दूरसंचार के लिए कौन सी तरंगे प्रयोग की जाती हैं? ठीक है, दूरसंचार के लिए कौन सी तरंगे प्रयोग की जाती हैं? तो आपका जवाब क्या होगा? माइक्रोवेव। इसका उत्तर क्या होगा? ऑप्शंस रहेगा आपके पास, तो आप समझिए आपका उत्तर क्या होने वाला है? माइक्रोवेव होने वाला है, ठीक है, माइक्रोवेव होने वाला है। इसका मतलब होता है सूक्ष्म तरंगे, ठीक है, इनको हम क्या कहते हैं? सूक्ष्म तरंगे। ऐसे दोस्तों एक्सरे के बारे में आप जानते ही होंगे, ठीक है, तो एक्सरे, गामा रे, ये सारी किरणें जो हैं हम पढ़ेंगे तरंग में। इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं आपको इनका सही उत्तर तभी पता चलेगा जब आप इनको अच्छे से पढ़ेंगे। आइए दोस्तों टॉपिक में चलते हैं, और एक एक करके हम इन किरणों के बारे में जानकारी लेते हैं, ठीक है। एक एक करके हम देखते हैं कि किस तरह जो है ये किरणें महत्वपूर्ण हैं, ठीक है। आइए शुरू करते हैं दोस्तों, शुरू करते हैं। किरणों को जानने के पहले अब हमें देखिए, आवर्तकाल हमने देखा था। हमको तरंग गति में क्या पढ़ना है? आवृत्ति, ठीक है, क्या पढ़ना है? आवृत्ति या फ्रीक्वेंसी। क्या पढ़ना है? आवृत्ति या फ्रीक्वेंसी। अब दोस्तों फ्रीक्वेंसी क्या है, आप समझने का प्रयास करिए, ठीक है। देखिए, किसी माध्यम में, चाहे वायु हो चाहे जल हो, किसी माध्यम में, पहले समझते हैं क्या डिफिनीशन है। किसी माध्यम में तरंग के संचरित होने पर, किसी माध्यम में
तरंग के संचरित होने पर, ठीक है, माध्यम का कोई कण 1 सेकेंड में, माध्यम का कोई कण 1 सेकेंड में जितने कंपन करता है, जितने कंपन करता है, वो क्या कहलाता है? उस संख्या को, उस संख्या को, उस संख्या को क्या कहेंगे? तरंग की आवृत्ति कहेंगे। तरंग की आवृत्ति मतलब क्या हो जाएगा? फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव। फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव मतलब उसकी फ्रीक्वेंसी क्या? आवृत्ति मतलब होता है दोस्तों दोहराना। अब देखिए, कोई भी माध्यम है, उसमें तरंग के संचरित होने पर माध्यम का कोई कण, ध्यान दीजिएगा, जैसे, ठीक है, मान लीजिए ये है स्प्रिंग। अब स्प्रिंग में दोस्तों माध्यम का कण क्या है? वायु का कण है। माध्यम का कण क्या है? वायु है, ठीक है, वायु है। अब वायु क्या करेगी? वायु के कण क्या करेंगे? वो भी कंपन करेंगे तरंग गति की दिशा के समानांतर। यहां पर हम देखेंगे कि ये तरंगे कौन सी हैं? लॉन्गिट्यूडिनल है, मतलब अनुदैर्ध्य तरंगे। इस उदाहरण में कौन सी तरंगे काम करती हैं? अनुदैर्ध्य तरंगे या लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स। लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स यहां काम करती है। अब देखिएगा, माध्यम का कोई भी कण हो, मान लीजिए ये वायु का कण है, ठीक है, ये वायु का कण है। अब इसकी जो दिशा होगी कंपन करने की, वो दिशा क्या होगी दोस्तों? ये होगी, जैसे अनुप्रस्थ में ऊपर नीचे होता है, तरंग गति की दिशा के लंबवत होता है। यहां पर क्या करता है? यहां तरंग गति की दिशा की क्या होती है? समानांतर होती है। मतलब ये तरंग गति भी इसी दिशा में चल रही है और माध्यम के कण भी इसी दिशा में कंपन कर रहे हैं। बात समझ में आई? तो देखिए, माध्यम का कोई एक कण 1 सेकेंड में जितने कंपन कर ले, यहां पर टाइम पहले से फिक्स है, 1 सेकेंड में जितने कंपनों की संख्या हो जाएगी, वो क्या हो जाएगी? उस तरंग की आवृत्ति हो जाएगी, ठीक है। आवर्तकाल में हमने क्या देखा था? आवर्तकाल में ये था कि एक कंपन पूरा करने में जितना समय लेता है, दोनों में बहुत माइनर डिफरेंस है, ध्यान से समझिएगा। आवर्तकाल में क्या होता है? आवर्तकाल में होता है कि एक कंपन पूरा करने में जितना समय लगे वो आवर्तकाल है, और अगर समय पहले से फिक्स है कि मतलब 1 सेकेंड में कितने कंपन करता है, तो वो क्या हो जाएगा? आवृत्ति हो जाएगी। बहुत अच्छे से समझिएगा, फ्रीक्वेंसी ये होता है, ठीक है, कंपनों की संख्या पर सेकेंड में, ठीक है। इसको हम किससे प्रदर्शित करते हैं? फ्रीक्वेंसी को तरंग की आवृत्ति कहते हैं। इसे हम n से प्रदर्शित करते हैं, ठीक, क्लियर हुआ? इसे हम किस चीज से प्रदर्शित करते हैं? n से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। अब दोस्तों आवृत्ति क्लियर हो गई। अब आपको जो समझना है, आवृत्ति, चाल और तरंगदैर्घ्य, इन तीनों में अंतर समझना है, क्योंकि जब तक आप अंतर नहीं समझेंगे कंफ्यूजन बना रहेगा। परीक्षा में जब सवाल पूछ दिया जाएगा तो दिक्कत हो जाएगी। तो जल्दी से हम देख लेते हैं कि इन तीनों में अंतर क्या है। आवृत्ति समझ में आ गई आपको? आप देखिए दोस्तों, आवृत्ति हो गई, ठीक है,
चाल हो गई तथा तरंग दैर्ध्य में अंतर। ठीक है, आवृत्ति, चाल तथा तरंग दैर्ध्य में अंतर। अब दोस्तों समझिएगा, बहुत सिंपल है। यदि कंपन करती हुई कोई भी वस्तु हो, मतलब माध्यम का कण हो, जो कि मैंने पहले ही बता दिया, यदि कंपन करने वाली, यदि कंपन करने वाली, यदि कंपन करने वाली किसी वस्तु का आवर्तकाल, किसी वस्तु का आवर्तकाल t, ठीक है, आवर्तकाल t, आवृत्ति जो है, जो फ्रीक्वेंसी थी हमने देखा था n, और तरंग दैर्ध्य, और तरंग दैर्ध्य क्या हो, लैम्डा हो, तो एक सूत्र याद कर लीजिए, एक सूत्र याद कर लीजिए दोस्तों। v बराबर क्या होता है, n गुणे लैम्डा। v बराबर मतलब क्या हो जाएगा, चाल, यहां पर v बराबर चाल। ठीक है, तो चाल क्या हो जाएगा, चाल बराबर क्या हो जाएगा, आवृत्ति गुणे तरंग दैर्ध्य। ये एक सूत्र है, आपके हमेशा काम आएगा, इसको आप नोट कर लीजिए। ठीक है, इसको आप क्या कर लीजिए, नोट कर लीजिए। तो आवृत्ति बराबर क्या हो जाएगा, 1/, आवर्तकाल, 1/, आवर्तकाल, 1/, आवर्तकाल, v बराबर लैम्डा बटे t, v बराबर लैम्डा बटे, ठीक है, ऐसा है तो आप सॉल्व करेंगे। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब हम आते हैं अपने टॉपिक के तरफ, जो है दूसरी तरंग के बारे में, और वो है विद्युत चुम्बकीय तरंग। क्या है समझे, विद्युत चुम्बकीय तरंगे, विद्युत चुम्बकीय तरंगे, जिसको हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रो मैग्नेटिक वेव्स, इलेक्ट्रो मैग्नेटिक वेव्स। अब इनको समझते हैं। देखिए दोस्तों, इसके पहले हमने एक यांत्रिक तरंगे होती हैं और दूसरी कौन सी तरंगे होती हैं, विद्युत चुंबकीय तरंगे। ठीक है, यांत्रिक तरंगों के अतिरिक्त, यांत्रिक तरंगों के अतिरिक्त क्या होता है दोस्तों, ऐसी भी तरंगे होती हैं, ऐसी भी तरंगे होती हैं जिनको होने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती। ठीक है दोस्तों, यांत्रिक या मैकेनिकल में और विद्युत चुंबकीय तरंगों में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में क्या अंतर है, उसमें माध्यम की आवश्यकता पड़ती है, यांत्रिक तरंगों में इसमें माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। हम क्या कहते हैं, विद्युत चुंबकीय तरंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ये कौन सी है, ये उदाहरण आप समझ लीजिए ताकि आपको समझ में आए कि दोनों कौन कौन सी तरंगे अलग अलग उदाहरण में है। जैसे प्रकाश है,
लाइट, ये कौन सी तरंग है? ये है विद्युत चुंबकीय तरंग, ठीक है। एक्सरे है, एक्सरे है, ये क्या है? एक्सरे है, ये भी क्या है? एक्स रेज, ये है विद्युत चुंबकीय तरंगे। रेडियो तरंगे देख लीजिए, रेडियो तरंगे भी यही हैं। रेडियो तरंगे जो हमने सवाल हल किया था, तो रेडियो तरंगे क्या है? यह है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ये जो तरंगे आप देख रहे हैं दोस्तों, इनको संचरित करने के लिए, इनको संचरित होने के लिए किसी भी मीडियम की आवश्यकता नहीं पड़ती। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं दोस्तों इसमें क्या करना है, हमको क्या जानना है। देखिए, सभी विद्युत जो चुंबकीय तरंगे होती हैं, सभी विद्युत चुंबकीय तरंगे एक चाल से चलती हैं। विद्युत चुंबकीय तरंगों की खास बात है कि ये एक चाल से चलती हैं। सभी विद्युत चुंबकीय तरंगे एक ही चाल से चलते हैं, ठीक है। एक ही चाल से चलती हैं। और इनकी चाल कितनी होती है दोस्तों? अगर एक ही चाल से चलते हैं तो आपको जानना आवश्यक है, कितनी है इनकी चाल? प्रकाश की चाल के बराबर होती है। प्रकाश की चाल जो होती है उसके बराबर इनकी चाल होती है, ठीक है। प्रकाश की चाल के बराबर। क्लियर हुआ? चलिए दोस्तों, ठीक है। अब ये चीज समझिए कि विद्युत चुंबकीय तरंगों के बारे में आपको जानकारी हो गई। अब इनका तरंग दैर्घ्य आप जान लीजिए। इनका जो तरंग दैर्घ्य होता है लैम्डा, जिसको लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं, इनका तरंग दैर्घ्य, ठीक है, जो परिसर होता है तरंग दैर्घ्य का परिसर बहुत ही विस्तृत होता है, बहुत ही विस्तृत होता है, ठीक है दोस्तों। इनका जो तरंगदैर्घ्य परिसर होता है, जो परास होता है, वो काफी विस्तृत होता है। अब इनका परिसर समझिए कि 10⁻⁻14 मीटर से, मतलब इतना कम से 10⁻⁻14 मीटर से 10⁻⁴ मीटर तक होता है। परिसर कितना ज्यादा जो है विस्तृत है, आप समझिए कि इतना नीचे है और इतना ऊपर है, 10⁻⁴ मीटर तक होता है, ठीक है। अब दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण विद्युत चुंबकीय तरंगों के बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है, जो आपके परीक्षाओं में सीधे सीधे पूछी जाती हैं और उनके बारे में जो बहुत ही महत्वपूर्ण चीजें हैं वो आपको हम बताएंगे, ठीक है। आइए सबसे पहले शुरू करेंगे हम गामा रेस को। सबसे पहली जो रे है वो है गामा किरणें या गामा रेज, गामा किरणें, ठीक है, या गामा रेज। ये अत्यंत लघु तरंग दैर्घ्य की विद्युत चुंबकीय तरंगें होती हैं। आपको ये समझना है कि इसमें भी जो है लघु तरंग दैर्घ्य होती है और दीर्घ तरंग दैर्घ्य होती है। इस आधार पे मारक क्षमता भी सबकी अलग अलग होती है। अब देखिएगा, गामा जो किरणें हैं दोस्तों, ये अत्यंत लघु तरंग दैर्घ्य की जो है विद्युत चुंबकीय किरणें होती हैं। किरणें मतलब इनका जो तरंग दैर्घ्य है दोस्तों वो क्या है? अत्यंत लघु है, ठीक है, बहुत ही कम है। आपने देखा कि इनका परास जो होता है बहुत अधिक होता है, मतलब बहुत कम भी होता है
और 10 घाते 4 मीटर तक होता है। तो गामा के साथ क्या है, ये अत्यंत लघु तरंगदैर्घ्य की किरणें हैं। इनका जो परिसर है, इनका परिसर कितना होता है, इनका तरंगदैर्घ्य परिसर कितना होता है दोस्तों, 10 घाते -14 मीटर से 10 घाते -14 मीटर से 10 घाते -10 तक। मतलब आप समझिए कि माइनस में ही है, मतलब अत्यंत लघु तरंगदैर्घ्य की किरणें हैं ये कैसी किरणें हैं, अति लघु तरंगदैर्घ्य की। अब एक चीज आपको जो हमेशा याद रखनी है ताकि एग्जाम में आप गलती ना करें, जितनी ही लघु तरंगदैर्घ्य की तरंगे होंगी, इनका तरंगदैर्घ्य जितना ही कम होगा, करिए कि जितना कम तरंगदैर्घ्य होगी, जितनी ही लघु तरंगदैर्घ्य होगी, उतनी ही अधिक इसमें ऊर्जा होगी, पावरफुल होगी, जिससे भेद देती हैं। ठीक है, लोहे की चादरों को भेद देती हैं। तो बस ये बहुत इंपॉर्टेंट जो फैक्ट्स है वो गामा किरणों के बारे में हो गया। आपको ये जानना है कि अत्यंत लघु तरंगदैर्घ्य की विद्युत चुम्बकीय किरणें हैं, इसकी वजह से इनमें ऊर्जा बहुत होती है, पावरफुल होती है, और इससे क्या होता है, लोहे की मजबूत चादर को भी ये भेद देती है। इनका जो तरंगदैर्घ्य परिसर होता है 10 पावर -14 से लेके 10 पावर -10 तक होता है। यह 10 घाते -14 से 10 घाते -10 मीटर होता है। ठीक है, गामा किरणें कंप्लीट। आइए देखते हैं अगली किरण। आइए दोस्तों अगली किरण देखते हैं। जो दूसरी किरण दोस्तों क्या है, एक किरणें, ठीक है, जिनको हम एक्स रेज बोलते हैं। ठीक है, एक्स रेज बोलते हैं। क्लियर हुआ? चलिए इनके बारे में जानते हैं। सबसे पहले इनकी खोज किसने की, ये जान लेते हैं। परीक्षा में पूछा जाता है, बहुत बार पूछा गया है। सबसे महत्वपूर्ण फैक्ट पहले देख लेते हैं, इनकी खोज किसने की, एक्स रेज की खोज किसने की दोस्तों? तो इसकी खोज की विल्हेल्म और रोएंटजेन या रोंटजेन, रोएंटजेन कह सकते हैं, कहीं कहीं रोंटजेन लिखा रहता है, कहीं कहीं रोएंटजेन। तो आप ये याद रखिए, विल्हेल्म रोएंटजेन इनके खोज करता है, आविष्कार करता है। अब इसका तरंग नोट कीजिए कितना है, 10 घाते -10 मीटर से 10 पावर -10 मीटर से लेकर कितना होता है, 3 × 10 पावर -8। परिसर देख लीजिए कितना है, 10 पावर -10 मीटर से लेके 3 × 10 पावर -8 मीटर तक इसका क्या है, परिसर है तरंगदैर्घ्य का। क्लियर हुआ? चलिए और क्या आपको इसमें जानना है दोस्तों, इनका प्रयोग किया जाता है, इनका उपयोग या प्रयोग कहाँ किया जाता है, बहुत ही महत्वपूर्ण है एक्स किरणों के बारे में। अब आप समझिए, इनको चिकित्सा जगत में तथा औद्योगिक क्षेत्र में प्रयोग किया जाता है।
जाता है। आपने देखा होगा ट्रीटमेंट में जब पेशेंट का ट्रीटमेंट होता है तो बोला जाता है इसका एक्सरे करवाइए। एक्सरे क्या करता है? एक्सरे किरणों का प्रयोग करके अंदर का जो है चित्र जो है वो बाहर स्पष्ट करता है। ठीक है, तो बस हमें इतना ही जानना है। एक्सरेज हो गई, इसकी खोज किसने की, इसका तरंगदैर्घ्य परिसर कितना है और इसका उपयोग कहाँ होता है? मेडिकल इंडस्ट्री में होता है और इंडस्ट्रियल जो है फील्ड में इसका इस्तेमाल होता है। ठीक है, एक्सरेज कंप्लीट हो गई। अब हम देखेंगे पराबैंगनी विकिरण या अल्ट्रा वायलेट रेज। जो तीसरी किरण हमारी है वो क्या है? पराबैंगनी विकिरण। ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं? यूवी कहते हैं, या इसको कह सकते हैं अल्ट्रा वायलेट रेज। यूवी मतलब अल्ट्रा वायलेट या पराबैंगनी। ये बहुत ही खतरनाक किरणें हैं दोस्तों, इनसे स्किन कैंसर वगैरह हो जाता है। ठीक है, सबसे पहले इनकी खोज देखेंगे। पराबैंगनी की खोज किसने की? पहले ये देखेंगे तो इनकी खोज की किसने दोस्तों? जोहान रिटर ने। जोहान रिटर, क्लियर? जोहान रिटर ने इनकी खोज की। अब जो अगली चीज देखनी है, तरंगदैर्घ्य का परिसर। का परिसर है ये के बारे में आपको नोट करना है जो परीक्षाओं में पूछा जाने वाला है। तरंगदैर्घ्य का परिसर इनका क्या होता है? 10 घात माइनस 10 पावर माइनस 8 मीटर से कितना होता है? कितना होता है दोस्तों? 4 इंटू 10 पावर 4 इंटू इनका पराशय तरंग। ठीक है, क्लियर हुआ? अब दोस्तों ये कहां से उत्पन्न होती हैं? आपको ये जानना है कि ये उत्पन्न कहां से होती हैं। ये सूर्य प्रकाश, सूर्य प्रकाश, सूर्य प्रकाश, विद्युत विसर्जन निर्वात, विद्युत विसर्जन निर्वात, और कहां से? इसके अलावा स्पार्क, जो स्पार्क होता है, स्पार्क, ये इनके स्रोत हैं। ठीक है, यहां से प्रोड्यूस होती हैं, यहां से ये उत्पन्न होती हैं। ठीक है, अब अल्ट्रावायलेट रेज का प्रयोग कहां किया जाता है दोस्तों? इनका उपयोग कहां होता है ये जानना आवश्यक है। है अंगुली का पता लगाने के लिए, अंगुली के का है। ठीक है, और प्रयोग होता है फूड प्रिजर्वेशन, फूड प्रिजर्वेशन या खाद्य संरक्षण में भी इनका प्रयोग होता है। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। पराबैंगनी विकिरण आपका कंप्लीट हो गया।
आइए अगली किरण देखेंगे दोस्तों। आइए अगली महत्वपूर्ण किरण के बारे में पढ़ेंगे, और वो कौन सी है? दृश्य विकिरण। ठीक है, चौथी किरण है दृश्य विकिरण। ठीक हम आंखों से देख सकते हैं, इसकी मदद से हम अपनी आंखों से चीजें बनता है। ये प्रक्रिया केवल इसी वजह से संभव होती है, दृश्य विकिरण की वजह से। अगर ये न रहे तो हमें चीजें नहीं दिखेंगी। क्लियर हुआ? एकदम क्लियर हुआ। परिसर देख लीजिए इनका, क्या परिसर होता है? तरंगदैर्घ्य परिसर क्या होता है इनका दोस्तों? 4 × 10 पावर -7, ठीक है, से लेके 7.8 × 10 पावर -7, ठीक है, मीटर तक। ठीक है, मीटर तक। क्लियर हुआ? चलिए अब इनका जो है गुण देख लेते हैं। परिसर हो गया दोस्तों, हमने इनका सबसे महत्वपूर्ण उपयोग बता दिया कि इनकी मदद से ही हम आंखों से देख सकते हैं। अगली चीज, दृश्य विकिरण में क्या होता है दोस्तों? परावर्तन, अपवर्तन, परावर्तन, अपवर्तन, अपवर्तन, ठीक है। इसके अलावा ध्रुवण विवर्तन, कोई ये क्या होगा? ये परावर्तन सतह से लौटना है या अपवर्तन है, इस तरह के गुण इसमें पाए जाते हैं। इत्यादि गुण पाए जाते हैं। ये सवाल पूछे कि ये गुण किसमें पाए जाते हैं? परावर्तन, तो अल्ट्रावायलेट में नहीं पाए जाते। किस में पाए जाते हैं? दृश्य विकिरण में पाए जाते हैं। ठीक है, विजिबल रेडिएशन में पाए जाते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अवरक्त किरणों को। ठीक है, अगला जो है पांचवा, वो क्या है? अवरक्त किरणें, या इनको हम क्या कहेंगे, एक नाम और है जिससे फेमस है, इंफ्रारेड। ठीक है, इंफ्रारेड रेज। परिसर समझ लीजिए, इनकी खोज समझ लीजिए, महत्वपूर्ण है, पूछा भी गया है। इनकी खोज किसने की? तो विलियम हर्शल ने की। खोजकर्ता कौन है? विलियम हर्शल है इंटू 10 पावर -7 से लेके 10 पावर -3 मीटर तक। ठीक है, क्लियर हुआ? चलिए, इनकी दोस्तों वेधन शक्ति बहुत अधिक होती है। वेधन शक्ति अधिक, ठीक है। वेधन शक्ति क्या होती है? अधिक होने के कारण ये घने कोहरे से, अधिक होने के कारण ये घने कोहरे और धुंध से पार होकर निकल जाती हैं, पार होकर
रहा है युद्ध, इनका होता है दो युद्ध का होता है है धुंध को पार जाती है। हमारी जो लास्ट में जो तरंग है उसको हम देखेंगे। लास्ट में क्या दो और है, छठवीं जो दोस्तों है सूक्ष्म कहेंगे हम माइक्रोवेव्स। माइक्रोवेव्स सूक्ष्म तरंगें। तो दोस्तों इनका प्रयोग कहाँ होता है, ऊपर में होता, संचार में होता है। और जैसे माइक्रोवेव आप जान रहे हैं तो माइक्रोवेव ओवन में भी तो प्रयोग होता है। माइक्रोवेव ओवन में इसका प्रयोग होता है। रडार में ऊपर में होता है, ठीक है। परास परास परिसर, परिसर क्या होता है 1.10 पावर -3 रेडियो तरंग देख लेते हैं। सूक्ष्म किरणों के बाद, सूक्ष्म तरंगों के बाद देखेंगे लास्ट वाला हमारा जो है सातवां, वो है रेडियो तरंगें या रेडियो वेव्स। और किया जाता है रेडियो में और टीवी। ये जो देखते हैं जो सिग्नल आता है टीवी में या रेडियो में, ये किसकी वजह से आता है, रेडियो वेव्स की वजह से आता है। तो ये सारी महत्वपूर्ण तरंगे हमने आपको बता दी, एक्सरे, गामा रे, माइक्रोवेव्स और